हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा x माइनस 1/2 बराबर y प्लस 1/-3 बराबर z प्लस 10/8 के सापेक्ष बिंदु a 1,0,0 का प्रतिबिंब है। विकल्प ए 5,-8,-4, विकल्प बी 3,-4,2, विकल्प सी 5,-4,-8 और विकल्प डी 3,4,-2। ठीक है, तो हमें इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ पर कि जब भी देखो, हमें पता है कि दो लंबवत रेखाओं के दिक अनुपातों के गुणनफलों का योग, दिक अनुपातों के गुणनफल का योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो लंबवत रेखाएं हैं और उनके दिक अनुपात हमें पता है, ठीक है, तो उनका जब हम गुणनफल करेंगे ना, मान लो एक इस प्रकार की रेखा हो गई और दूसरी इसकी लंबवत रेखा आ गई, ठीक है, तो इस रेखा के जो दिक अनुपात है वो हमने मान ली A1, B1, कोमा में C1 है, ठीक है, और दूसरी रेखा के दिक अनुपात A2, कोमा में B2, कोमा में C2 है। तो अगर ये दोनों लंबवत हुई तो A1 B1 प्लस में A1 B1 नहीं आएगा, देखो A1 A2 आएगा, संगत मतलब दिक अनुपात लेते हैं तो A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, इसका जो मान है वो 0 हो जाएगा। सही है। तो अब सवाल के मुख्य हल पे आ जाते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे ये रेखा दी हुई है, इस रेखा को एक बार के लिए L बोल लिया हमने। क्या रेखा है, देखो x माइनस 1/2 बराबर में y प्लस 1/-3 बराबर में z प्लस 10/8 और बराबर में एक बार के लिए हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो अगर हम इस रेखा पे कोई भी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो अगर यहाँ से x का मान याद किया अल्फा के पदों में तो 2 अल्फा प्लस में 1 आ जाएगा, y का मान याद किया तो -3 अल्फा -1 आ जाएगा और z का मान याद किया तो 8 अल्फा -10 आ जाएगा। ठीक है, मान लो इस प्रकार की कोई रेखा हो गई और यहाँ पर ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, z है। ठीक है, यहाँ पे x, y, z के मान हमने निकाल लिए अल्फा के पदों में। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कोई बिंदु A होगा, A के निर्देशांक 1,0,0 हैं, तो हमें A का इस रेखा में प्रतिबिंब निकालना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ये जो AP रेखा है उसके दिक अनुपात। तो देखो AP के दिक अनुपात अगर हम लिखें, AP के, ये तो हमारी L रेखा हो गई ना, इसको L बोला था हमने, तो AP के अगर हम दिक अनुपात लिखेंगे तो अगर हमें कोई भी रेखाखंड के दिक अनुपात लिखने हैं और हमें उस पर दो बिंदु पता हो तो हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे, देखो x माइनस 1 ये आ गया, फिर देखो y माइनस 0 y बन जाएगा, फिर z माइनस 0 z ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 1 का मान याद किया तो 2 अल्फा प्लस 1 -1 करेंगे, केवल 2 अल्फा बच गया। फिर यहाँ पे -3 अल्फा -1 ये का ये आ जाएगा और 8 अल्फा -10 ये आ गया। सही है, तो ये AP के दिक अनुपात हो गए। अब देखो AP और रेखा L जो है दोनों लंबवत होंगे। ठीक है, ये दोनों लंबवत होंगे क्योंकि हम प्रतिबिंब निकाल रहे हैं ना, तो हम इस हिसाब से ले रहे हैं कि ये दोनों लंबवत है। ठीक है, तो अगर ये दोनों लंबवत हैं तो यहाँ पे इन दोनों के दिक अनुपातों का जो गुणनफल है उसका योग जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो AP के दिक अनुपात और यहाँ पे देखो हमारे पास रेखा L के जो दिक अनुपात है, देखो अगर इस काटती रूप में रेखा का समीकरण दिया हुआ होता है तो ये जो बट्टा में लिखे हुए ना 2 -3 और 8 ये दिक अनुपात हो जाते हैं। तो 2 -3, 8 ये इसके दिक अनुपात है, तो इनके संगत जो गुणनफल है उनका योग निकाल लेते हैं। तो 2 गुणा में क्या आ जाएगा, 2 अल्फा, फिर -3 गुणा में -3 अल्फा -1, फिर देखो प्लस में 8 गुणा में क्या आ जाएगा, 8 अल्फा -10, ये जो है ये शून्य आएगा। तो अब देखो यहाँ से बन गया 4 अल्फा। ठीक है, फिर देखो प्लस का 9 अल्फा आएगा, प्लस का 9 अल्फा आ गया, फिर देखो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा तो प्लस का 3 आ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आगे क्या बनेगा, प्लस का यहाँ पे 8 8 64 हो गया तो प्लस का 64 अल्फा, और यहाँ पे देखो माइनस का 80 आ जाएगा तो माइनस का 80,
और ये 0 के बराबर होगा। तो अब देखो यहाँ पे 9 अल्फा प्लस 4 अल्फा हो गया 13 अल्फा, और 64 में हमने जोड़ दिया 13, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारे पास 77। तो हमारे पास ये 77 अल्फा बन चुका है। तो 77 अल्फा लिख लेते हैं। फिर देखो 3 माइनस 80 हो गया, माइनस का 77, उसको उस तरफ भेजा तो प्लस का 77 बन गया, यानी इधर से अल्फा का मान आ गया 1। अब अगर अल्फा का मान आ गया तो पी के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। तो देखो पी बिंदु क्या आ जाएगा हमारा, पी बिंदु हमारा बन गया, क्या था देखो एक्स था 2 अल्फा प्लस 1, तो 2 गुणा में 1 2 ही बन गया, और प्लस में 1 किया तो 3 आ गया, ठीक है। तो 3 कोमा में देखो यहाँ पे -3 अल्फा -1, ठीक है। तो ये -3 -1 यानी कि -4 बन जाएगा। फिर देखो जेड निर्देशांक क्या बना 8 -10 यानी कि -2। तो ये तो पी के निर्देशांक आ चुके हैं। अब हमें तो निकालना है प्रतिबिंब, यानी यहाँ पे कोई बिंदु आ रहा होगा क्यू, उसके निर्देशांक ज्ञात करने। उसके निर्देशांक एक बार के लिए ए कोमा बी कोमा सी मान लिए हमने। अब देखो अगर यहाँ पे ये जो क्यू है ये ए का प्रतिबिंब बना इस रेखा में, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए क्यू जो हमारे पास रेखाखंड आएगा उसका मध्य बिंदु पी आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ पे ए क्यू का मध्य बिंदु, ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, ठीक है, तभी तो प्रतिबिंब होगा ना वो। तो हम देखो यहाँ पे मध्य बिंदु जानते हैं कैसे निकालते हैं, जब भी हमारे पास दो बिंदु दिए हुए होते हैं तो x1 प्लस x2 बट्टा में क्या आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम मध्य बिंदु निकालते हैं। उसी प्रकार y1 प्लस y2 बट्टा 2 और z1 प्लस z2 बट्टा 2। तो अब देखो ए क्यू का अगर हम मध्य बिंदु लिखेंगे तो वो क्या आएगा देखो 1 प्लस में a बट्टा 2, 1 प्लस a बट्टा 2 कोमा में क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस में b बट्टा 2, तो ये तो b बट्टा 2 ही हो गया। फिर देखो यहाँ पे 0 प्लस c बट्टा 2, तो ये c बट्टा 2 ही बन गया, ठीक है। ये जो निर्देशांक है ये किसके बराबर आने चाहिए, मध्य बिंदु p है ना, तो p के निर्देशांक क्या है यहाँ पे देखो 3 कोमा -4, 3 यहाँ पे देखो 3 कोमा -4 कोमा में -2। तो अब तुलना कर लेते हैं अलग अलग निर्देशांकों की। तो 1 प्लस a बट्टा 2 x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर रख दिया, फिर b बट्टा 2 बराबर में -4 रख दिया, फिर c बट्टा 2 बराबर में -2 रख दिया। तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा 6 माइनस में 1, यानी a का मान आ गया 5, ठीक है। फिर देखो b का मान क्या आ जाएगा 2 गुणा -4, ठीक है, यानी b का मान आ गया हमारा -8, और देखो यहाँ पे c का मान क्या आ गया -4, ठीक है। तो ये आ गया प्रतिबिंब जिसके निर्देशांक है 5 -8 -4। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है, 5 -8 -4। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि विकल्प जो ए है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।